दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। इससे पहले हम टी मैक्सिमम के बारे में जानते हैं। टी मैक्सिमम होता क्या है? इसको फुल फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे क्या होगा, मतलब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, इससे आगे हो जाए तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ है, यहाँ पर 320 है, यहाँ पर ये फ़िल्टर मैक्सिमम 320 हो सकता है। अगर 400 आ जाए तो बाकी वो फ़िल्टर नहीं होगा, सिर्फ 320 फ़िल्टर होगा। एक होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू। जैसे कि आप समझ लीजिए कि कोई एक क्लास है, ठीक है, वो उसमें जो सबसे तेज़ पढ़ने वाला बच्चा है वो क्या होगा, टी मैक्सिमम होगा, और जो सबसे भोंद होगा थ्रेशोल्ड होगा। इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे कि अगर किसी क्लास को हम उसको जाने तो थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम कितना आना चाहिए वो होगा, मतलब कि जितना वो क्रॉस कर सके ईजिली। ठीक है, वो होता है थ्रेशोल्ड। कोई भी बच्चा अगर उसके आईक्यू लेवल का होगा तो वो क्रॉस कर जाएगा, तो उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड। तो टी मैक्सिमम हम किसके लिए पढ़े हैं? तो टी मैक्सिमम हम पढ़े हैं मेनली ग्लूकोज ये सब के लिए। जैसे कि आपको पता है ग्लूकोज क्या है, ईजिली रीऑब्जर्व हो जाता है, 100% रीऑब्जर्वेशन होता है पीसीटी में। फिर जब डायबिटीज़ ये सब होता है तो फिर ग्लूकोज यूरिन में क्यों मिलता है? यही थ्रेशोल्ड वैल्यू के कारण और टी ट्रांसपोर्ट के कारण। ठीक है, उस अगर ग्लूकोज का टी मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जाने तो एडल्ट में मेनली 375 mg पर मिनट होता है, मतलब इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता है। लेकिन फिल्टर्ड ग्लूकोज नॉर्मली कितना होता है, 125 mg पर मिनट होता है। और इससे ज़्यादा हो तो जो भूंद वाला नेफ्रॉन है, मतलब जो कमज़ोर नेफ्रॉन है, वो लीक आउट करने लगता है यूरिन धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद टी मैक्सिमम कितना होता है? तो टी मैक्सिमम एक ऐसा अमाउंट है जो मेनली रीऑब्जर्व होता है बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अवेलेबल। कितना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अवेलेबल है? ठीक है, अगर ग्लूकोज इंटर करता है ट्यूब्यूल्स में बहुत फास्ट और ये एक्सीड कर जाता है टी मैक्सिमम को, तो ट्यूब्यूल्स इसको रीऑब्जर्व नहीं कर पाता है और इसलिए मेनली ये हमारे यूरिन में दिखता है। ठीक है, तो टी मैक्सिमम एक टर्म है जिसको याद रख लीजिए, उसको हम कहते हैं स्प्ले फिनोमिना। अब ये स्प्ले फिनोमिना होता क्या है? ये एक स्प्ले का अगर सिंपल मतलब समझे तो डिफरेंस होता है बिटवीन यूरिन थ्रेशोल्ड। जो यूरिन का थ्रेशोल्ड है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को स्प्ले कहते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो रिक्वायर होता है किडनी में यूरिन में अपीयर होने से पहले, उसी को हम क्या कहते हैं, यूरिन थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो स्प्ले क्या हो जाएगा कि मान लीजिए दो किडनी है, किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन है, सबका अलग अलग कैपेबिलिटी है, तो ये ज़्यादा में करेगा वो कम करेगा। जैसे तेज़ वाला जो बच्चा था उसको ज़्यादा याद होगा और कम वाला बच्चा है उसको कम याद होगा। तो इसी जैसे जो सही जिसमें ज़्यादा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो ज़्यादा फिल्टर करेगा या ज़्यादा रीऑब्जर्व करेगा, और कम वाला कम रीऑब्जर्व करेगा। तो उसी के थ्रेशोल्ड डिफरेंस को ही हम स्प्ले कहते हैं। ठीक है, ट्यूबुलर मैक्सिमम कितना होता है? तो हाईएस्ट डिपेंड करता है जो सब्सटेंस फिल्टर्ड हो रहा है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? टी मैक्सिमम को ट्यूबुलर या ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कहते हैं। ये मैक्सिमम रेट है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होता है एक्रॉस ट्यूब्यूल्स। जैसे कि ग्लूकोज का टी मैक्सिमम 320 mg पर मिनट है। मेल में 373 होता है और फीमेल में 303 होता है। एक ऐसा सब्सटेंस जिसका कि ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम नहीं होता है वो है सोडियम रीऑब्जर्प्शन। पोटेशियम सेक्रेशन का तो होता ही नहीं है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट ये जो मैक्सिमम होता है वो होता ही नहीं है, तो वो हो जाएगा सोडियम ऑब्जर्प्शन। उसको कितना भी वो रीऑब्जर्व कर सकता है। और जो पोटेशियम सेक्रेशन है उसका तो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ही नहीं होता है, मतलब उसको
ऑब्जर्व करना री ऑब्जर्व करना कोई ज़रूरत ही नहीं समझता है। अस्प्ले जो ग्लूकोज है उसका टी मैक्सिमम कितना था, 320 mg पर मिनट। रीनल थ्रेशोल्ड कितना होता है ग्लूकोज का, था 180 मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है, अब ये जो नेफ्रॉन है वो अलग अलग तरह के नेफ्रॉन हैं, उनमें हेट्रोजेनिसिटी प्रॉपर्टी होता है, इसलिए कुछ जो नेफ्रॉन है जैसे कि लार्ज नेफ्रॉन या स्मॉल लूप, तो जो लार्ज ग्लोमुलर्स है वो मोर ग्लूकोज को फिल्टर करता है, और शॉर्ट लूप जो होते हैं वो उनमें लेस नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन होता है, जिसके कारण वो उतना रीऑब्जर्व नहीं कर पाता है और इसलिए वो बाहर निकल जाता है। डायबिटीज पेशेंट में यही देखा जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का कंसंट्रेशन कैसा होगा, तो ये डिपेंड करेगा फंक्शन ऑफ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का, जो 15% होता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिन लॉस तो इसके द्वारा होता है। अचीव कैसे करते हैं, तो हाइपर ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम और रोल ऑफ ADH। ठीक है, अब ये जो हाइपर ऑस्मोलरिटी होता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम का, ये पहले भी बता चुके, रिवीजन सिर्फ कर रहे हैं, वो डिपेंड होता है काउंटर करेंट मल्टीप्लायर और काउंटर करेंट एक्सचेंजर। काउंटर करेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, तो ये मेनली लूप ऑफ हेनले को कहते हैं। इसमें स्टार्ट होता है, ठीक, ये लूप ऑफ हेनले को ही कहते हैं। ये स्टार्ट होता है किसके द्वारा, ठीक, असेंडिंग लिम्फ के द्वारा। ठीक है, इसमें कौन सा ट्रांसपोर्टर ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो NKCC को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो रिमूव करता है सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड को, कहाँ, तो इंटरस्टिशियम में। ये जो होता है ना, ये इम्परमिएबल टू वाटर होता है। ट्यूबुलर फ्लूइड, ट्यूब के अंदर फ्लूइड हाइपोटोनिक होता है, और जो इंटरस्टिशियम है अगल बगल में है वहाँ पर हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक, टोनिक मतलब समझ लीजिए सॉल्यूट। सॉल्यूट में क्या होंगे, जितने पानी छोड़ के जो भी चीज़ होता है वो सॉल्यूट कहलाता है, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट, ये सारे। ठीक है, उसके बाद जो हॉरिजेंटल ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है वो होता है 1:2, और वर्टिकल ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है 1:4। तो मैक्सिमम ऑस्मोलरिटी जो ये जो अचीव होता है टिप ऑफ द लूमले, वो कितना होता है, 1200। आपको बताया था यहाँ पर हमेशा 1200 रहता है। ठीक है, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कितना होता है, तो वो भी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यूरिया जो है ना वो कंट्रीब्यूट करता है 40% ऑफ हाइपर ऑस्मोलरिटी, और H2O मूव कर जाता है डिसेंडिंग लिम्स में। ठीक है, तब यूरिया की बात आ रही है तो थोड़ा यूरिया के बारे में समझ लें। यूरिया क्या है, यूरिया अमोनिया का एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी से रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यूरिया ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो UT1 और UT2 के द्वारा। यूरिनरी ट्रांसपोर्ट किसके अंदर काम करता है, यूरिया ट्रांसपोर्ट, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये कंट्रीब्यूट करता है 40% इंटरस्टिशियल ऑस्मोलरिटी को, और ये रिसाइकिल और एक्सक्रीट होता है कंसंट्रेटेड मैनर में। ठीक है, तो अब दूसरा क्या है, काउंटर करेंट एक्सचेंजर। काउंटर करेंट एक्सचेंजर में हमने क्या पढ़ा था, वासा रेक्टा को कहा जाता है, जो क्या होता है, पेरी कैपिलरी होता है। जैसे कि हमारा क्या है, लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, इधर जो ग्लोमुलर से अफरेंट आ रहा था, इफरेंट जा रहा था, तो इफरेंट इस तरह से पेरी ट्यूबुलर इसके अराउंड में क्या बनाता है, कैपिलरीज बनाता है। इसी में मेनली काउंटर करेंट एक्सचेंजर होता है। ठीक है, तो ये भाषा रेखता कुछ नहीं है, ब्लड वेसल्स है जो चारों तरफ होता है लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, ये एक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं करता हाइपर ऑस्मोलरिटी में। इसमें ब्लड फ्लो क्या होते हैं, स्लगिश होते हैं, जितना ऑस्मोलरिटी आता है उतना ही जाता है। ब्लड कलेक्ट करता है सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड, और गिव बाहर क्या देता है, तो गिव और तो एज ए इट मूव्स डाउन द डिसेंडिंग लिम्स कहा जाता है ना, कि जैसे कि ये लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पर 1200 है, यहाँ 1200, यहाँ पर स्टार्टिंग में होता है 300 मान लीजिए, और इधर 150 होता है। वैसे ही इसका जो लूप ये हमारा भाषा रेखता है,
इसका एंट्री भी करेगा 300 और ये निकलेगा भी 300। तो होता क्या है, स्टार्टिंग में ये क्या होंगे, तो यहाँ से आयंस निकलेंगे, ठीक है, और ये आयंस यहाँ पे मूव करेंगे, तो इसका हाइपर ऑस्मोलरिटी बढ़ते जाएगा 1200 हो जाएगा। फिर यहाँ पर से क्या होंगे, वाटर बाहर की ओर मूव करेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे घटते फिर से वो 300 में आएगा। तो इस तरह से वो ऑस्मोलरिटी मेंटेन रखता है, ठीक है। मैक्सिमम कंसंट्रेटेड यूरिन इसमें भी 1200 होगा। मोस्ट हाइपोटोनिक यूरिन कितना हो सकता है, तो 50 मिली ऑस्मोल पर लीटर। एटलीस्ट क्या होता है ना, क्या होता है, अब ओलिगो यूरिया और ए यूरिया कहने का क्या मतलब है, मतलब क्या होता है, अगर यूरिन 400 मिलीलीटर पर डे से कम प्रोड्यूस हुआ तो उसको ओलिगो यूरिया कहते हैं, और अगर 100 मिलीलीटर पर डे से कम प्रोड्यूस हुआ तो एन यूरिया कहते हैं। और मैक्सिमम यूरिन आउटपुट कितना होता है, तो 180 लीटर पर डे, कितना, 180 लीटर पर डे। अब चलिए ब्लेडर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हमारा ब्लेडर है उसमें रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, उसका रेसिडुअल वॉल्यूम तो 50 ml होता है, कितना, 50 ml। फर्स्ट रिफ्लेक्स में मतलब कि क्या होता है, ये किडनी के थ्रू यूरेटर से आता है यूरिनरी ब्लेडर में, तो क्या ये एक एक बूंद आता है और एक एक बूंद निकलता है, नहीं, इसका अपना एक रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, कितना, तो 50 ml, ठीक है। फर्स्ट रिफ्लेक्स कितना होगा, तो 150 ml, मतलब कि 150 ml तक पानी भर जाएगा ना, तो ऐसा लगेगा कि अच्छा बाथरूम लग रहा है। लेकिन जो पहला डिजायर होगा कि अब जाना चाहिए बाथरूम, वो होता है 250 ml में, ठीक है। अब 400 ml से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, वो उसको अब निकालना ही है, ठीक है। और पेनफुल अर्जेंसी कब होता है, जब 600 ml से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। फिजियोलॉजिक कैपेसिटी कितना तक है, कितना देर तक है, कभी होता है ना कि आप बाहर जा चुके हैं, ऐसा एरिया में जा चुके हैं जहाँ पर कहीं पर भी बाथरूम ना हो, तो आपको एकदम मैक्सिमम उतना ये संभालना होगा। वो जो मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी होता है वो होता है 800 से 900 ml, और मैक्सिमम एनाटोमिकल कैपेसिटी कितना होता है, 1000 ml तक होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि ये जो इसको जो बाथरूम किया जाता है ना, उसको हम कहते हैं प्रोसेस को मिक्ट्यूरेशन। क्या कहते हैं, मिक्ट्यूरेशन। इसको भी हमारा ये एक लैपलेस ला है, उन्होंने बताया था एक फार्मूला, प्रेशर इक्वल टू 2T/R, ठीक है। अब ये जो मिक्ट्यूरेशन है ना, वो मेनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पारासिम्पैथेटिक कंट्रोल होता है। कौन सा से, तो सैक्रल 2, 3, 4 से, H2, H3, H4। इसमें एक रिफ्लेक्स आर्क होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा यूरिनरी ब्लेडर है, ठीक है, इस तरह से रिफ्लेक्स आर्क होगा। ये H2 है, यहाँ पे H3 होता है और यहाँ पर H4 होता है, और नीचे में यहाँ पर पुदेंदल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पे क्या होता है, वॉलेंट्री एक्शन होता है, क्या, वॉलेंट्री, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्स आर्क मेनली किस पे डिपेंड करता है, तो ब्रेन स्टीम पे, और उसमें एक सेंटर होता है जिसको कहते हैं बैरिंगटन सेंटर, उस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर सिंपैथेटिक इनर्वेशन हो रहा है तब उसके कारण पेन सेंसेशन होगा। जो पुंदेंदल नर्व है वो उसमें सोमैटिक नर्व प्रेजेंट होते हैं, और ये कंट्रोल करता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को। मतलब जो पुदेंदल नर्व होंगे वो इस एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को हैंडल करेंगे, और ये क्या होगा, वॉलेंट्री होगा। मतलब देखिए कि ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर में होता है ना, दो तरह का होता है ये गेट, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल तो अगर ज़्यादा लोड हो जाएगा, जितना उसका कैरी करने का कैपेसिटी है, तो वो ओपन हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो है ना, ये हमारे बस में है। जब हम चाहेंगे ना, मतलब कि ऐसे बाथरूम लगा हुआ है, जब तक बाथरूम में जाके करेंगे नहीं तब तक नहीं होगा, तो वो एक्सटर्नल क्या है, वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। ब्रेन स्टेम का क्या रोल है, तो इसमें एक बैरिंगटन मिक्ट्यूरेशन सेंटर होता है
जो फैसिलेट या इनहेबिट करता है रिफ्लेक्स आर्क को। ठीक है, तो मैक्टूरेशन रिफ्लेक्स को हम क्या कहते हैं? बैरिंगटन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। बैरिंगटन का स्पेलिंग BARRINGTON। ठीक है, अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स का इसमें क्या रोल होता है? तो जो पारासेंट्रल लोब्यूल्स होते हैं ना फ्रंटल लोब का, उनमें कॉर्टिकल वॉलेंट्री सेंटर होता है मैक्टूरेशन के लिए। ठीक है, मेनली ये भी एक्सटर्नल को ही ये करता है, क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए लेसन के कारण अफरेंट जो ब्लेडर में जाता है उसको काट दिया जाए तो इसके कारण क्या होंगे? ये टोनिक ब्लेडर हो जाएगा। अगर ये जो ट्रांसेक्शन काटा जा रहा है एवब S2 काटे और अभी भी रिफ्लेक्स आर्क इंटैक्ट है तो ऑटोनोमस ब्लेडर हो जाएगा। अगर ये जो ट्रांसेक्शन है स्पाइनल कोड के ऊपर करें तो ओवरफ्लो इनकन्सिस्टेंस हो जाएंगे। अगर लेसन वॉलेंट्री सेंटर और ब्रेन स्टेम के बीच में है तो अर्ज इनकन्सिस्टेंस हो जाएगा, स्पास्टिक न्यूरोजेनिक हो जाएंगे ब्लेडर, अनइनहेबिटेड ब्लेडर हो जाएगा, मिड स्टीम होल्डिंग लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी जो हार्मोनल रेगुलेशन होता है ना सोडियम और वाटर बैलेंस का, ये मेनली डिटरमाइन किया जाता है कितना अमाउंट में हम इसे ले रहे हैं, कितना इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फ्लूइड कंपार्टमेंट में, और कितना ये एक्सक्रीट किया जा रहा है स्किन, बॉल और किडनी के द्वारा। एक टर्म होता है टोनिसिटी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वॉल्यूम बिहेवियर ऑफ सेल इन ए सॉल्यूशन, जो रेगुलेट किया जाता है वाटर बैलेंस से। टोनिसिटी ऑस्मोलर स्टेट है जो मेनली डिटरमाइन करता है कितना वॉल्यूम बिहेवियर होता है सेल का सॉल्यूशन के अंदर, और ये रेगुलेट होता है वाटर बैलेंस के द्वारा। दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड वॉल्यूम जो रेगुलेट होता है सोडियम बैलेंस से। किडनी एक क्रिटिकल मोडुलेटर होता है, ये दोनों फिजियोलॉजी के लिए, एक तो टोनिसिटी और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड वॉल्यूम के लिए। सबसे पहले वाटर बैलेंस कैसे होता है? तो टोनिसिटी जो ऑस्मोलर स्टेट है वो डिपेंड करता है वेरिएबल कंसंट्रेशन ऑफ इफेक्टिव ऑस्मोस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। मतलब ये जो टोनिसिटी है वो डिपेंड करता है कि सेल के अंदर क्या ऑस्मोस है और सेल के बाहर क्या ऑस्मोस है। मेनली ये जो वाटर है ना वो मूव दोनों डायरेक्शन में कर सकता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। लेकिन ये कब करता है? जैसे कि बताती हूँ, अंदर में क्या हो, हाइपोटोनिसिटी हो, बाहर में हाइपरटोनिसिटी हो। अब हाइपोटोनिसिटी और हाइपरटोनिक, अंदर में कम आयंस हो, बाहर में क्या हो, ज़्यादा आयंस हो। ये सल्यूट बोले हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक अंदर में क्या है, आयंस कम है, बाहर में आयंस ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा? मेनली जो अंदर में आयंस कम है तो वाटर ज़्यादा हो जाएगा, तो वाटर मूव कर जाएगा बाहर की ओर, तो ये जो सेल है वो क्या हो जाएगा, अपने साइज से छोटा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई सेल है जिसमें अंदर में क्या है, हाइपरटोनिक। ठीक है, और हाइपरटोनिक मतलब अंदर में सॉल्यूट ज़्यादा है और बाहर में सॉल्यूट कम है, तो बाहर में हो जाएगा हाइपोटोनिक। अब वाटर क्या है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में मूव करेगा, मतलब कि कम जहाँ पे ज़्यादा सॉल्यूट है वहाँ पे पानी तो कम होगा, तो अपना ये डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, हाइपो से हाइपरटोनिक में जाएगा, तो सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक कर जाए स्वेल कर जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से मेनली होता है। ठीक है, ये जो क्लासिकल इफेक्टिव ऑस्मोल्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, अनायंस, ये सॉल्यूट हैं जो ट्रैप किए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के आइडल साइड में। इसके लिए एक क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर होता है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो मेनली क्या करता है, पोटेशियम को सेल के अंदर रखता है और सोडियम को बाहर भेजता है। ऐसा क्यों होता है? स्टार्टिंग में क्या होता है ना, सेल के अंदर सेल के बाहर NaCl ज़्यादा होता है और सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ऐसा तो नॉर्मली होता है, लेकिन ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है ये इसके द्वारा क्या होता है, पोटेशियम को बाहर जाना चाहिए क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बाहर कम है,
बट उसको अंदर ही रखता है और सोडियम को बाहर रखता है। नॉर्मल जो टोनिसिटी होता है वो 280 मिली अस्मोल पर लीटर होता है, जो डिपेंड करता है ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म पे, और ये कंट्रोल करता है वाटर बैलेंस को और प्रोटेक्ट करता है इन एडवर्टेंट डिहाइड्रेशन, मतलब कि सेल श्रिंकेज और वाटर इंटॉक्सिकेशन, सेल स्वेलिंग से बचाता है। तो ऑलरेडी ये बता दिए कि नॉर्मल टोनिसिटी में क्या होता है, ठीक है। मतलब कि अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, श्रिंकेज होगा तो उससे उसको बचाएगा, या सेल स्वेलिंग से उसको बचाता है। ये जो मैकेनिज्म है जो कंट्रोल करता है इसको, उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, जो बाहर और अंदर का वॉल्यूम को मेंटेन रखता है, ठीक है। लेकिन जो सिल्वर कंसंट्रेशन होता है पोटेशियम का, वो डिटरमाइन करता है एनी लेवल ऑफ टोनिसिटी को, ठीक है। अगर कोई पूछे रेगुलेट रूटीन सेरोगेट मार्कर असेसिंग क्लिनिकल टोनिसिटी के लिए कौन सा होता है, तो वो है कंसंट्रेशन ऑफ सीरम सोडियम। किसका कंसंट्रेशन ये क्लिनिकल के लिए होता है, तो सोडियम का, ठीक है। कोई भी रिडक्शन होगा अगर टोटल बॉडी वाटर का, तो सोडियम का कंसंट्रेशन राइज होगा, जो मेनली जिसके कारण प्यास लगेगा, और इसके कारण क्या होगा, ये वाटर कम निकलेगा बाहर, क्योंकि जब सोडियम कम होता है तो वैसोप्रेसिन एक्टिव हो जाता है। वैसोप्रेसिन कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अगर सोडियम कम रहा तो वो क्या करेगा, तो रीनल वाटर को वो बाहर निकालेगा। कैसे, तो सप्रेस करके वैसोप्रेसिन का। तो सिंपल सी बात है, अगर सोडियम ज़्यादा रहा तो प्यास लगेगा, थर्स्ट होगा, और जिसके कारण एडीएच एक्टिव हो जाएगा। एडीएच को ही वैसोप्रेसिन कहते हैं, और ये क्या करेगा, पानी को सेव करेगा, ठीक है, ताकि उस शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी रह सके। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये हमारे शरीर में सोडियम लेवल कम होया हुआ है, तो क्या होगा, तो रीनल का वाटर एक्सक्रीशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, पानी ज़्यादा बाहर निकलेगा। अब वो कैसे होगा, तो वैसोप्रेसिन को दबा कर, ठीक है। यही जो सेल है ना, कुछ सेल जो होते हैं ना वो मैकेनो सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि TRP V1 V2 और V4 चैनल, और ये अदर सेंसर की तरह भी काम करते हैं, जो रिस्पॉन्स करता है चेंज इन टोनिसिटी को, ठीक है। कैल्शियम कंसंट्रेशन ये भी डिपेंड करता है। सिर्फ TRV+ जो होता है वो न्यूरोनल सेल है, और ये कनेक्ट होता है ऑर्गेनम वेस्कुलोसम से लेमिना टर्मिनालिस पे, और ये कहलाता है ऑस्मो रिसेप्टिव, ठीक है। जो हमारा किडनी है ना, वो बहुत वाइटल रोल काम करता है वाटर के बैलेंस करने के लिए। तो ये कैसे करता है, अगर वाटर ज़्यादा हो गया है तो वाटर को एक्सक्रीट करता है, और वाटर कम है तो उसको रीऑब्जर्व करता है। तो इस तरह से ये मेंटेन करता है, ठीक है। किडनी में एक होता है एक्वापोरिन 1, ये एक एक्टिव होता है वाटर परमेबल सेगमेंट पे, मेनली कहाँ कहाँ पे, तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, डिसेंडिंग थिन लूप ऑफ द हेनली। आपको सोचते होंगे ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स है डिसेंडिंग में वाटर परमेबल क्यों होता है, तो ये एक्वापोरिन 1 के कारण। वहीं एक्वापोरिन 2, 3 और 4 कलेक्टिंग डक्ट पे प्रेजेंट होता है, जो वाटर को क्या बनाता है, जो प्रमोट करता है वैसोप्रेसिन रेगुलेटेड वाटर परमेबिलिटी को। मतलब जो एक्वापोरिन 1 है वो वाटर परमेबल बनाएगा, कहाँ कहाँ पे, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे। और जो एक्वापोरिन 2 और 3 और 4 है, वो जो मान लीजिए कि कम हो गया, एडीएच को एक्टिव करना है, तब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना है, तो उस समय ये वाला करेगा, ठीक है। अब आते हैं सोडियम का बैलेंस कैसे होता है। अभी तक तो देख रहे थे कि वाटर का बैलेंस कैसे होता है। सोडियम का बैलेंस मेनली जो एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड वॉल्यूम होता है ना, वहाँ पर सोडियम ज़्यादा होता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड वॉल्यूम होता है वो डिटरमाइन किया जाता है आर्टेरियल टोन पे, कार्डिक स्ट्रोक वॉल्यूम पे, हार्ट रेट पे, वाटर पे, और सैल्यूट जो प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। मेनली सोडियम और कुछ एनायंस
मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इफेक्टिव ऑस्मोल्स है, ये तो पहले ही बता दिए थे। अंदर में पोटेशियम, बाहर में सोडियम। ठीक है, मैंने कैसे याद किया है, तो ऐसे याद किया है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है कुलदीप प्रकाश। तो केपी क्या होता है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो अंदर से सॉफ्ट है। के से क्या होता है, तो पोटेशियम होता है, तो वो कहाँ होता है, अंदर में होता है। ठीक है, अंदर नॉर्मल कंडीशन क्या होता है ना, कि ये जो मेंटेन होता है सोडियम का, ये सब मेनली बैरो रिसेप्टर पे डिपेंड करता है। और ये बैरो रिसेप्टर किस पे डिपेंड करता है, बैरो रिसेप्टर का क्या काम है, तो कितना हम सोडियम ले रहे हैं और कितना हम एक्सक्रीट कर रहे हैं, ये यही बैरो रिसेप्टर के इन्फ्लुएंस के कारण होता है। ये बैरो रिसेप्टर हमारे ब्लड प्रेशर या वेस्कुलर हार्मोन सेंसर की तरह काम करते हैं, जो मॉड्यूलेट किया जाता है आर्terial नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड के द्वारा, रास सिस्टम के द्वारा, कैल्शियम सिग्नलिंग के द्वारा, एडिनोसिन के द्वारा, उसके बाद वैसोप्रेसिन के कारण और न्यूरल एड्रिजेनिक एक्सिस के कारण। अगर सोडियम इंटेक ज़्यादा हो जाए एक्सक्रीशन से तो क्या होता है, तो मेनली ये जो इसका वॉल्यूम है ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा सिस्टम क्या करेगा, सोडियम को ज़्यादा निकाले ऐसा कोशिश करेगा। वहीं अगर सोडियम इंटेक कम हो जाए यूरिनरी एक्सक्रीशन से, तो हमारा शरीर क्या करेगा, तो हमारा शरीर उसको सेव करने का प्रयास करेगा, इसलिए उसका एक्सक्रीशन कम करेगा। तो इसके लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये बेस्ट अंडरस्टूड हार्मोनल सिस्टम है जो मॉड्यूलेट करता है सोडियम एक्सक्रीशन को। जैसे कि रेनिन सिंथेसाइज और सेक्रिएट किया जाता है ग्रैनुलर सेल के द्वारा, किसके ग्रैनुलर सेल, तो अफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा। ये मेनली कंट्रोल करता है सेवरल फैक्टर को, जैसे कि बीटा एड्रिजेनिक स्टिमुलेशन को, उसके बाद मैकुला डेंसा के इनपुट को, उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, ये सबको ये क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है। रेनिन और एसी एक्टिविटी जो होता है ना, वो मेनली प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिन 2, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रमोट करता है रीनल सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को, जो ऑलरेडी बता चुके हैं। ये रास में मेनली क्या होता है ना, नेट वाटर बैलेंस डिपेंड करता है कितना हम पानी पी रहे हैं, और इसका डिटर्मिनेंट कौन होता है, तो थ्रस्ट, ऑस्मो रिसेप्टर, कस्टम्स और हैबिट। अगर मान लीजिए कि वाटर इंटेक ज़्यादा हो रहा है, तो क्लिनिकल क्या होगा, तो क्लिनिकल वो उसमें सोडियम कम मिलेंगे, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोटोनिसिटी और वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। लेकिन अगर ये टिब्यूल्स में वाटर कम रहा तो हाइपरनेथ्रीमिया, हाइपरटोनिसिटी और डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो रीनल रेगुलेशन के लिए क्या होते हैं, वाटर को क्लियर किया जाता है। एडीएच लेवल, V2 रिसेप्टर, AP2 वाटर फ्लो मेडुलरी ग्रेडियंट मेनली इसमें हेल्प करता है। अब मान लीजिए कि क्या है कि नेट वाटर बैलेंस में हम सोडियम इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो सोडियम इंटेक डिटरमिन करेगा टेस्ट के द्वारा, वैसो रिसेप्टर और कस्टमर हैबिट के द्वारा। तो इसके कारण मान लीजिए कि हमारे ट्यूब्यूल्स में ज़्यादा सोडियम हो गया, तो इदीमा होगा। विदीमा क्यों होगा, तो पानी क्या है, अंदर की ओर मूव करेंगे। अगर कम इंटेक कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिप्लीशन होगा, ठीक है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए मेनली सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ा दिया जाता है। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इसमें क्या करते हैं, तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन ट्यूबलो ग्लोमुलर फीडबैक करते हैं, इसमें मैकुला डेंसा काम करता है, ठीक है, और आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड काम करता है। तो देखिए यहाँ पे समरी लिखा हुआ है पूरे का, कि जब प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन मेनली क्या कहलाता है, सेरोगेट मार्कर कहलाता है प्लाज्मा टोनिसिटी का। वॉल्यूम बिहेवियर ऑफ द सेल ऑफ द सोल्यूशन कहलाता है। टोनिसिटी क्या है, तो ये डिटरमाइन करवाएंगे कितना नंबर ऑफ इफेक्टिव ऑस्मोस प्रेजेंट है, और उसको डिवाइड करता है टोटल H2O के द्वारा, टोटल बॉडी H2O। यहाँ पर टीवी H2O है वो क्या है, टोटल बॉडी H2O है, ठीक है, जो ट्रांसलेट होता है
टोटल बॉडी सोडियम के द्वारा। और एनायंस जो प्रेजेंट होता है आउटसाइड, इनसाइड में क्या प्रेजेंट होता है तो पोटेशियम प्रेजेंट होता है। अब नेट वाटर बैलेंस जो है वो डिटरमाइन करेंगे इंटीग्रेटेड फंक्शन ऑफ, अगर आपको थर्स्ट लगा है, आपको प्यास लगा है, ऑस्मोरिसेप्शन, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, वैसोप्रेसिन रिलीज और स्ट्रेंथ ऑफ मेडुलरी ग्रेडियंट इन द किडनी पे। अगर टोनिसिटी रखना है तो विद इन द मैरो रेंज पे रखना होगा, जो होता है 280 मिलियोस्मोल पर लीटर। जब वाटर का मेटाबॉलिज्म होगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा तो टोटल वाटर बॉडी वाटर बढ़ जाएंगे, जिसके कारण हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोटोनिसिटी, हाइपर और वाटर इंटॉक्सिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है। और अब मान लीजिए बी में क्या कह रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर मेनली क्या पे डिपेंड कर रहा है, टोटल बॉडी सोडियम पे, वेस्कुलर टोन, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम जो मेडुलेट करता है वॉल्यूम ऑफ प्रेशर को। ठीक है। अगर इसमें मेनली ये डिपेंड करता है एडीएच, एंटीडायरेटिक हार्मोन जिसको कहते हैं, कॉपरिन 2। ठीक है। अल्दोस्टेरोन का भी पढ़ लिए थे।